Hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are here for lecture number 4 permutation and combination. हम लोग ने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एनसीआर एनपीआर राउंड टेबल के। आज हम लोग उसमें थोड़ा सा और सब टॉपिक्स ऐड ऑन करेंगे जैसे डीरेंजमेंट वगैरह हो गया एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। ठीक है, आज के लिए स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन, in how many ways five children can be arranged in a line such that no two particular children are always together? पहला। सेकंड, two particular children are never together। केस वन में आप देखोगे तो उसने बोला है टू पर्टिकुलर चिल्ड्रंस आर ऑलवेज टुगेदर। जब हम लोगों को चीजों को साथ में रखना रहता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं, बंडल मेथड। ठीक है, तो बंडल मेथड यूज कर लेंगे। C1, C2, C3, C4, C5 ये हमारे पास 5 चिल्ड्रन है और जिन दो चिल्ड्रंस को हमें साथ में रखना है हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं C1, C2। तो हम लोग ने C1 एंड C2 को बंडल में रखा और बाकी चीजों को ऐसे ही, मतलब बाकी चिल्ड्रंस को ऐसे ही। तो देखोगे आप तो C3, C4, C5 तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एक बंडल। तो चार ऑब्जेक्ट है तो उसको 4 फैक्टोरियल वेज में हम लोग शफल करेंगे एंड बंडल के अंदर C1 C2 की पोजीशंस को शफल कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो ये हो गया 24 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 48 वेज हो गए। केस टू में उसने पूछा है, केस टू में टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर। अच्छा, तो सेम केस हम लोग कंसिडर करते हैं एंड C1 C2 को हम लोग बोलेंगे अब साथ में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, C3 C4 C5 इसको पहले अरेंज कर देंगे, मतलब गैप मेथड यूज कर लेंगे। एक दो तीन चार, C3 C4 C5 तीन ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें उनको तीन फैक्टोरियल वेज में शफल अप कर सकता हूँ। एंड जो C1 C2 है वो इन चार पोजीशन में से कोई तो दो पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, दैट इज 4 C2। एंड हम लोग उनको फिर से आपस में भी तो शफल अप कर सकते हैं ना, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ये हुआ 3 फैक्टोरियल 6, 4C2 इज 6 एंड ये 2, तो ये हो गया 72 वेज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 48 एंड 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी हैज a copies of one book, A copies of one book, B copies of each, B copies of each of two books, C copies of each of three books and single copies of D books। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो टोटल कॉपीज कितने हो गए। पहले तो उसके पास हैज ए कॉपीज है, एक बुक की ए कॉपी है। सिमिलरली दूसरी बुक की बी कॉपी है एंड बी कॉपीज ऑफ टू बुक्स, मतलब दो बुक की भी कॉपी है। एंड सी कॉपीज ऑफ तीन बुक्स, थ्री बुक्स ऐसे जिसके सी कॉपीज है एंड डी कॉपीज है जिसके सिर्फ एक ही बुक है। ठीक है, सिंगल कॉपीज ऑफ डी बुक्स, तो डी बुक्स की सिंगल कॉपी। ठीक है, सी बुक्स की तीन कॉपी, बी बुक की टू कॉपी एंड ए बुक की सिंगल कॉपी। ठीक है, ए कॉपीज ऑफ वन बुक, बी कॉपीज ऑफ टू बुक्स, सी कॉपीज ऑफ थ्री बुक्स एंड डी। हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करे हैं, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में वो हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक है तो तीन मैथमेटिक्स की बुक है, तीन केमिस्ट्री की तीन फिजिक्स की, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये सेम लॉजिक के साथ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखो, हम लोग बोल रहे कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ बुक्स, ये टोटल हमारा दिखा रहा है। तो अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट रहते तो हम उसे n फैक्टोरियल वेस में हम लोग शफल अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है, टोटल बुक्स है, वो कितने, a+2b+3c+d। तो हम लोग इसे a+2b+3c+d वेस में शफल करेंगे। लेकिन एक बुक की एक कॉपी है, मतलब जो लाइक टर्म रहते हैं हम उसे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो a फैक्टोरियल। दो बुक्स ऐसे जिसकी बी कॉपीज है ना, तो बी फैक्टोरियल दो बार आएगा, मतलब बी फैक्टोरियल का स्क्वायर। एंड तीन बुक्स ऐसे जिसके सी कॉपीज है, तो सी फैक्टोरियल आएगा, डी सी फैक्टोरियल का क्यूब। एंड सिंगल बुक्स के डी कॉपीज है तो उसका कुछ आएगा नहीं, तो ये डायरेक्टली आया 1 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो a+2b+3c+d का फैक्टोरियल आया यहाँ पर एंड यहाँ आएगा a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल का स्क्वायर, सी फैक्टोरियल का क्यूब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बेसिक एनसीआर का क्वेश्चन है, तो उसने बोला है इवैल्यूएट 12C2। तो 12C2 को अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो वो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो इस 12 को आप लिख दो 12 इंटू 11
इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये और ये एलिमिनेट हुआ, 2 वन जा 2 सिक्स जा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 66। तो पहले वाले के लिए ऑप्शन होगा 66। नीचे का जो सब क्वेश्चन है उसमें पूछा है 10c(x-1) इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10c(x). तो ये सेकेंड वाले सब केस के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10c(x-1) को हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल x-1 का फैक्टोरियल एंड 10 माइनस एक्स माइनस वन, सॉरी 10 माइनस एक्स प्लस वन, तो मतलब 11 माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ये पहला वाला पार्ट सॉल्व किया। इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स 10c(x) हो जाएगा 10 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल, और ये हुआ 10 माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो जो जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। ये 10 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया, क्लियर है। इस x को हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली इस 11 माइनस एक्स को लिखेंगे हम 11 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स का फैक्टोरियल। तो आप इधर पे एक चीज और ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर से हमारा एक 10 माइनस एक्स, एक 10 माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से 11 एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल और यहाँ से एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास जो बची हुई चीज है वो है हमारे पास यहाँ पर 1/11 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हमारे पास बचा है 2/x। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 1/11 माइनस एक्स माइनस 2/x ग्रेटर देन 0। आप इसे सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 टाइम्स 11 माइनस एक्स, एक्स 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसे अब फर्दर सॉल्व किया तो x माइनस 22 प्लस 2x, इधर आया x 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 3x माइनस 22 अपॉन x 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे रैशनल इनइक्वालिटी के लिए, वेवी कर्व मेथड फॉर रैशनल इनइक्वालिटी। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट है 22/3, एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 11। अच्छा इधर ध्यान दो, जब हम लोग बेबी कर्व मेथड यूज करते हैं तो हमारा x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर x का एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x से माइनस साइन यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हुआ 3x माइनस 22, ये हुआ x, ये हुआ x माइनस 11। अब जब मैंने माइनस साइन कॉमन लेके राइट साइड भेजा तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ने प्लॉट कर लिया, ये हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस, और हम लोगों को लेसर देन वाला पार्ट चाहिए। तो लेसर देन में क्या आएगा हमारा, एक तो आएगा 0 से पीछे वाला पार्ट, एक आएगा 22/3 से लेके 11 तक। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो x है वो हमारा होल नंबर होता है, तो ये वाला पार्ट तो लेना नहीं है। तो x का वैल्यू कहाँ से होगा, वो होगा 22/3 से लेकर 11 तक। लेकिन हमारा जो x है वो होल नंबर होना चाहिए, तो 22/3 हमारा फ्रैक्शन है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग से 11। और जो हमारा हायर है, जो n का वैल्यू यहाँ पर वो 10 है, तो हमारा ये 11 भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप x के होल नंबर्स के वैल्यू लोगे तो वो हो जाएगा 8, 9, 10। तो हमारा जो ये वैल्यू होगा वो होगा 8, 9, 10, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें अगर करेंगे तो उसने बोला है इफ 2n+3, अच्छा ऐसा कुछ है, 2n+3 c टाइम्स ऑफ 2n माइनस 2n+2 c टाइम्स 2n-1 इज इक्वल टू 15 टाइम्स 2n+1। अगर हम एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2n+3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n+3 माइनस 2n का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। माइनस किया तो 2n+2 का फैक्टोरियल, ये हुआ 2n+2 माइनस 2n+1 का फैक्टोरियल इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल, और राइट साइड में हमारे पास है 15 टाइम्स 2n+1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इधर देखो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग इस 2n+3 को हम 2n+3 इंटू 2n+2 का फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
हमारे पास आया है 2n+3 का फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो 2n कैंसिल हो गया, तो इधर आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, और एक आ रहा है 2n का फैक्टोरियल, माइनस साइन आया है 2n+2 का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2n चले गया, वापस से आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, और एक आया है 2n-1 का फैक्टोरियल, और इसका जो वैल्यू है वो है 15 टाइम्स 2n+1। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। इस 2n+3 को आप क्या लिख सकते हो, 2n+3 इंटू 2n+2 का फैक्टोरियल। सिमिलरली इस 2n को आप क्या लिख सकते हो, 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल। अगर हम इसमें से सारी चीजें कॉमन ले तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 2n+2 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n-1 का फैक्टोरियल। तो ये जो पहला टर्म है वो हमें एक देगा 2n+3 अपॉन 2n, और इधर आएगा -1। इसका वैल्यू होगा हमारे पास 15 टाइम्स 2n+1। आप इसे सॉल्व करोगे, 2n+2 का फैक्टोरियल, इधर हुआ 3 फैक्टोरियल, 2n-1 का फैक्टोरियल। इधर पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा 3, इधर आया 2n, और इधर होगा हमारे पास 15 टाइम्स 2n+1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं सारा। अगर आप इसको लिखोगे ऊपर से तो ये हो जाएगा 2n+2, 2n+1, ये हुआ 2n, एंड फाइनली आएगा 2n-1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली इस 3 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 3 इंटू 2, ये आया 2n-1 का फैक्टोरियल इंटू 2n। ठीक है, और इधर पे न्यूमरेटर में एक 3 है, और इधर आ रहा है राइट साइड में 15 टाइम्स 2n+1। कैंसलेशंस कर लेते हैं। कैंसलेशन में हमारा एक ये 2n-1 का फैक्टोरियल, 2n-1 फैक्टोरियल गया, 2n गया, 2n गया, ये वाला पार्ट 3 गया, ये वाला पार्ट 3 का गया। तो हमारे पास अब बच क्या रहा है, अच्छा, राइट साइड में 2n+1 था, वो 2n+1 इस 2n+1 से गया। और अगर आप देखोगे इधर पे 2 कॉमन है और इधर पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम इधर पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 इसके कॉमन फैक्टर 2 से अगर एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा n+1, और राइट साइड में आएगा 15, तो n का वैल्यू हो जाएगा 14। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 14। सेकेंड वाला सम भी सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाला सम क्या दिया हुआ है, NC9 is given as NC8। We know the property that NCR is equal to NCn minus R। तो NC9 को हम लोग NCn-9 लिख सकते हैं, और ये NC8 के बराबर होगा। दोनों का n सेम है, मतलब दोनों का बॉटम पार्ट भी सेम होना चाहिए, मतलब n-9 का वैल्यू 8 के बराबर होना चाहिए। दैट इज 9 + 8 इज नथिंग बट 17। अच्छा, उन्हें NC17 चाहिए। NC17 का वैल्यू हो जाएगा 17C17, दैट इज 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है n-1C3 प्लस n-1C4 इज ग्रेटर देन। हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है NCR प्लस NCR+1 होता है n+1 CR+1। जब मेरे पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिसका n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनाएंगे जो n में 1 ऐड करेगा और r का जो हाईएस्ट होगा वो ले लेगा। ठीक है, तो आप इधर ऑब्जर्व करो, n-1 C3 दिया हुआ है, n-1 C4 दिया हुआ है, दोनों का n वाला पार्ट सेम है और r में 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक नया बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनाएंगे जिसके n में 1 ऐड करना है, तो n-1 + 1 विच विल बी n, एंड r में जो मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ऐसा दिया है, तो इसके जगह हम लिखेंगे डायरेक्टली NC4 इज ग्रेटर देन NC3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, और इधर आया 3 फैक्टोरियल। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ। आप इस n-4 फैक्टोरियल को n-4 इंटू n-3 फैक्टोरियल लिखेंगे, एंड
n-4 और n-, अच्छा इधर पे अगर लिखेंगे तो n-4 n-5 आएगा, ये गलत हो जाएगा। हम इसके बजाय इसे लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इस n-3 फैक्टोरियल को लिखेंगे n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। तो आप देखो इधर पर कैंसलेशन में ये पार्ट एलिमिनेट होगा इसके साथ, और ये 3 फैक्टोरियल होगा इसके साथ। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचने वाला है 1/4 इज ग्रेटर देन 1/n-3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n-3 विल बी ग्रेटर देन 4, तो n शुड बी ग्रेटर देन 7, तो n शुड बी ग्रेटर देन 7। Find the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards when 4 of the cards belong to 4 different suits। नॉर्मली एक डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होता है, जिसको हम लोग 13 के 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें होता है क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट, ऐसे होगा। तो 4 अलग अलग सूट से चाहिए, मतलब पहले वाले सूट में से एक कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड दूसरे वाले सूट में से एक कार्ड, एंड तीसरे वाले सूट में से एक कार्ड, एंड चौथे वाले सूट में से एक कार्ड। 13C1 का वैल्यू हो गया 13, 13, 13, 13। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 13^4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। Find the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards when cards are of the same color। अच्छा, तो 52 कार्ड्स में से हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होगा 26 ब्लैक और दूसरा होगा 26 रेड, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स व्हेन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। तो क्या हो सकता है, या तो वो 4 कार्ड जो हम लोग ने चूज किए वो तो ब्लैक होंगे, या वो 4 कार्ड जो चूज किए वो रेड होंगे। तो 26C4 या तो वो ब्लैक होगा, और 26C4 या तो वो रेड होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 26C4, इसे सॉल्व किया तो 2, 26 का फैक्टोरियल, 22 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आया 4, 3, 2, 1। तो ये देखो, ये जो 4 फैक्टोरियल है ये पूरा हमको दे देगा 24 से एलिमिनेट करके, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो जीरो, एक 25 आएगा, इधर पर एक 2 है, और इस 26 में एक 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो जीरो आएगा यूनिट डिजिट पे, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन के पास है, ऑप्शन है। A student has to answer 10 questions choosing at least 4 from each part A and B। If there are 6 questions in part A, अच्छा ठीक है, पार्ट ए के अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चंस है, एंड पार्ट बी के अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चंस है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज टू आंसर 10 क्वेश्चंस। अभी उसको है ना एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आंसर करना है, 10 क्वेश्चंस, और उसको ऐसे चूज करना है कि वो पार्ट ए में से एटलीस्ट 4 चूज करे एंड पार्ट बी में से भी एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस को चूज करे। तो वो क्या कर सकता है, 6 में से 4 चूज कर ले पहले तो, एंड जो रिमेनिंग है वो पार्ट बी में से सॉल्व कर ले। फिर या तो वो ऐसे करे कि पहले वाले में से 5 सॉल्व कर ले, एंड दूसरे वाले में से 5 सॉल्व कर ले, एंड फाइनली वो ऐसे करेगा कि पहले वाले में से 6 सॉल्व कर ले, एंड जो दूसरे वाले हैं उसमें से 4 सॉल्व कर ले। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 5 30, तो ये हो गया 15, ये आया 7, 6, 7, 7 6 42, और 42 तो ये हो गया 21, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1, एंड 7 5 35। ठीक है, 7C4 सॉल्व करते हैं। 7C4 होगा 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया हमारा 35। सॉल्व किया तो ये हो गया 105, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो 126, और ये हो गया 35। तो अभी कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो 100, 200, 250, 6, एक मिनट, 100, 200,
250 हो चुका है, 266, 266 इज द करेक्ट ऑप्शन. In a village, there are 87 families, of which 52 families have at most 2 children. तो क्या है? 52 families ऐसी है जिनके at most 2 children are there. ठीक है. In a rural development program, 20 families are to be chosen for assistant, of which 18 families should have the most, which at least 18 families have at most 2 children. In how many ways can the choice be made? हमारे पास टोटल कितने थे? 87 फैमिलीज. 87 में से 52 फैमिलीज ऐसी जिसकी एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस है. तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 87 में से 52 आप माइनस करोगे तो 35 फैमिलीज. अब उस प्रोग्राम के लिए हमें कैसे करना है? हम लोगों को एटलीस्ट 18 फैमिलीज तो सिलेक्ट करनी ही है आउट ऑफ 20 जिसको एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस हो. ठीक है. तो 20 फैमिलीज में से हम लोग क्या करेंगे? पहले ये 52 फैमिलीज में से हमने 18 चूज कर लिया जिसको एटमोस्ट 2 थे. लेकिन अभी भी तो 2 फैमिली चूज करनी है ना, तो वो 2 फैमिलीज हम 35 में से चूज कर लेंगे. लेकिन उसने बोला था एटलीस्ट 18. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 52 में से 19 ऐसी फैमिलीज चूज कर ले जिसको एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, एंड इस 35 में से एक. एंड फाइनली हम क्या करेंगे? 52 में से पूरी ऐसी फैमिलीज को ही चूज कर लेंगे जिसको एटमोस्ट 20 हो, एंड इस 35 में से 0. तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 52C 18, 35C 2, 52C 19, 35C 1, 52C 20 और ये वाला वैल्यू होगा 1. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways he can choose the 3 books to be borrowed? अब 2 कंडीशन हो सकती है. केस 1 क्या होगा कि वो मैथमेटिक्स पार्ट 2 को ना ले. ठीक है. केस 1 क्या होगा कि वो कंडीशन ऐसी कि ऑफ दिस 8 बुक्स ही डज नॉट वांट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट 2 अनलेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 इज कंप्लीटेड. तो उसने ऐसे बोला है कि वो मैथमेटिक्स पार्ट 2 नहीं लेगा. क्यों? कब तक नहीं लेगा? जब तक वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 की बुक कंप्लीट ना कर ले. तो अगर ऐसे हो जाए कि वो मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक ले ले. ठीक है. केस 1 मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक वो ले ले. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक उसने ली है, मतलब उसने इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स पार्ट 1 की भी बुक ले ली है. तो 8 में से उसने 2 लाइब्रेरी टिकट ऑलरेडी यूज कर ली है. तो बचे हुए एक लाइब्रेरी टिकट के लिए वो 6 में से कोई तो एक बुक सिलेक्ट करेगा. तो इसका जो आंसर आएगा वो 6. केस 2 क्या होगा? इसमें हम लोग ने बोला था कि उसने मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक. ठीक है. केस 2 में क्या कर सकते हैं? हम लोग ने केस 1 में यही कंसीडर किया था कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक उसने हैज बोरोड. तो केस 2 क्या होगा? मैथमेटिक्स पार्ट 2 हैज नॉट बीन बोरोड. ठीक है. अब देखो केस कैसा था कि अगर वो मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक लेगा, कब लेगा वो? जब उसने मैथमेटिक्स पार्ट 1 की बुक ऑलरेडी ली है. लेकिन अगर वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 की बुक ले रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं उसे पार्ट 2 की बुक भी लेनी पड़ेगी. ठीक है. तो अगर वो पार्ट 2 की बुक नहीं ले रहा है तो उसके पास अभी भी 7 ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें से वो 3 लाइब्रेरी टिकट यूज करेगा कोई भी 3 बुक चूज करने के लिए. तो आप 7C3 को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35, 765. हाँ, तो 35. तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? टोटल केसेस विल बी 35 plus 6 which is nothing but 41. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. In how many ways a committee consisting of 3 men and 2 women can be chosen? 3 men and 2 women can be chosen from 7 men and 5 women. ठीक है. तो मुझे 3 men चाहिए, 2 women चाहिए. तो out of 7 I can choose 3 men and out of 5 I can choose 2 women.
7C3 अभी हम लोग ने सॉल्व किया तो 35 आया था एंड 5C2 इज 10, तो इट इज नथिंग बट 350। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। If a straight lines L1, L2 and L3 are parallel and lie in the same plane, if M points are taken on line L1, N points are taken on line L2 and K points are taken on line L3, then maximum number of triangles formed this with these points। ठीक है, बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए वो है फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल वी रिक्वायर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर ये मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक यूनिक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स है तो हम लोग 4 पॉइंट से देखो 1 2 3 4 और ऐसे साइड्स बनाएंगे। ठीक है, 5 और 6। तो आप देखोगे कितने ट्राइंगल से, 1 2 3 4 5, एक ये बड़ा वाला 5 और एक आएगा मेरे पास 6। ठीक है, लेकिन इधर पे आप ऑब्जर्व करें कि मेरे पास 6 ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैं वही ट्राइंगल कंसीडर करूंगा जिसके वर्टाइसेस मेरे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आप एक ऑब्जर्व करो, एक ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक ये ट्राइंगल हो गया। मैं इधर पे ये मार्क यूज कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक मेरे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक मेरे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया एंड एक मेरे पास वापस से ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो हम लोग ट्राइंगल कौन से कंसीडर करेंगे कि जो जिस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया था वो ट्राइंगल का वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो छोटे ट्राइंगल है जो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा कंसीडर पॉइंट का वर्टेक्स नहीं था। ठीक है, बेसिक लॉजिक इतना ही है कि अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है तो मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, और अगर मेरे पास कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर पॉइंट से कभी भी हमारा ट्राइंगल नहीं बनता है। तो आप इधर ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे पास एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन मेरे पास L2 है एंड तीसरी लाइन मेरे पास L3 है। इफ M पॉइंट्स आर देयर, M पॉइंट्स मेरे पास लाइन 1 पर है। ठीक है, फिर मेरे पास N पॉइंट्स इस पर L2 पर है एंड मेरे पास K पॉइंट्स मेरे L3 पर है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वो हो गए हमारे पास M प्लस N प्लस K। ठीक है, लेकिन एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 नॉन कोलिनियर चाहिए थे ना, तो इतने में से मैं M प्लस N प्लस के में से कितने ट्राइंगल बना सकता हूँ? अगर मैं हर में से 3 पॉइंट चूज करूंगा, मतलब M प्लस N प्लस के में से अगर मैंने 3 पॉइंट चूज किए तो मैं उतने ट्राइंगल बनाऊंगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि जो मेरे लाइन 1 पे M पॉइंट थे वो कोलिनियर थे और उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे माइनस M में से जितने कोलिनियर वाले थे उसको सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली लाइन 2 पर भी तो मेरे पास n कोलिनियर पॉइंट्स थे ना, तो वो n कोलिनियर से जितने ट्राइंगल्स बन रहे थे मुझे वो भी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। एंड लास्टली जो मेरे पास लाइन L3 पर k कोलिनियर थे, उसको उससे जितने ट्राइंगल्स बन रहे थे वो भी मैंने यहाँ इंक्लूड किए हुए, तो मुझे उसे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप इधर पर ऑब्जर्व करेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 फेस कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, हम लोग ने डिस्कस किया था अगर मेरे पास 52 कार्ड्स है तो हमारे पास 4 सूट्स होता है। 13 क्लब का होगा, 13 स्पेड का होगा, 13 डायमंड का होगा, डायमंड का होगा, इसको थोड़ा सा, एंड लास्टली मेरे पास 13 हार्ट का सूट होगा एक। और हर सूट में 3 फेस कार्ड होता है, हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। वो होता है किंग, क्वीन, जैक। तो 3 क्लब में 3 होगा, स्पेड में 3, डायमंड में 3 एंड हार्ट में 3। तो अगर मैं काउंट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो इट विल बी 12, 3 4 12। तो उसने बोला है 4 फेस कार्ड चूज करने हैं, तो आउट ऑफ 12 आई कैन चूज 4। तो इसका होगा ऑप्शन 12, 11, 10, 9 अपॉन 24। तो 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 इंटू 11,
45 इंटू 11, तो 450 प्लस 45, तो डायरेक्टली हम करेंगे तो 495 इज द करेक्ट ऑप्शन। A committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways this can be done? ठीक है, अगर मुझे 3 persons की कमिटी बनानी है, कमिटी ऑफ 3 persons, तो हम ये कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले मेरे पास 3 वुमेन है और 2 मैन है और 3 पर्सन मुझे चूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 3 वुमेन को चूज कर लेंगे। या तो हम ऐसे करें कि 3 में से 2 वुमेन चूज कर ले और 2 में से 1 मैन, एंड लास्टली हम ऐसे कर ले 3 में से 1 वुमेन और 2 में से 2 मैन। तो ये जो होगा, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है कि मैं अपनी कमिटी कैसे बना सकता हूँ। तो ये हो गया 1, 3C2 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो 6 + 3 9 + 1 10। तो टोटल देयर आर 10 वेज in which I can form my committee of 3 persons. केस 2 ये दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो 1 मैन एंड 2 वुमेन, तो यही था ना ये तो केस, 3 में से 2 वुमेन और 2 में से 1 मैन, तो इसे 3 2 जा, तो मतलब 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these 4 cards are of the same suit? ठीक है, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? तो अगर मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से मैं 4 कार्ड्स कैसे चूज कर सकता हूँ? 52C4, तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 52 आएगा, 51 आएगा, 50 आएगा, 49 आएगा, एंड इधर पे आएगा हमारे पास 48 गया और 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ये हमारा हो गया पहला केस, केस 1 का आंसर, हाउ मेनी वेज वी कैन चूज। दूसरा है, इन हाउ मेनी वेज दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास 4 सूट्स हैं, तो मैं क्या चूज कर सकता हूँ कि या तो वो पहले सूट्स में से हो जाए, मतलब 13 ऑफ क्लब्स में से हो जाए, या 13 ऑफ स्पेड में से, या 13 ऑफ डायमंड में से, या 13 ऑफ हार्ट्स में से। तो इन चारों में से ही कुछ एक होगा। तो आप इसमें से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 13C4। तो ये हमारा सेकेंड केस का आंसर है। ठीक है, एक बार आप इसको वेरीफाई करेंगे तो शायद इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। A crocodile is known to have not more than 68 teeth, the total number of crocodiles with different set of teeth। ठीक है, नॉट मोर देन 68 टीथ मतलब 68 से कम होगा तो चलेगा ना। तो कितने हो सकते हैं? हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो जाए, या दो हो जाए, या तीन हो जाए। तो आउट ऑफ 68 ही कैन हैव 0 टीथ और 1 टीथ, 2 टीथ, और ऐसे कैसे करते करते वो हो सकता है कि फाइनली उसके पास 68 टीथ्स हो जाए। अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग ने बाइनोमियल थ्योरम में किया था, तो C0 C1 C2 ऐसे करते करते जब हम Cn तक आते हैं तो उसका वैल्यू होता है 2n। यहाँ पर मेरा जो n का वैल्यू है वो 68 है, तो जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 68। एंड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 68 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 4। तो ये हो गया 2 4 × 17, that is 16 × 17। Next sum. There were 2 women participants in a chess tournament. The number of games played by the men between themselves exceeded by 52 number than the number of games they played with women if each player played 1 game with each other। ठीक है, एक चेस का जो गेम होता है उसमें हम लोग को 2 प्लेयर्स चाहिए रहता है। तो अगर मैं कंसिडर करूं, लेट n men played chess, तो एक गेम के लिए मैं कितने चूज कर सकता हूँ? NC2, NC2 मेंस ने गेम खेला होगा, और कंडीशन के हिसाब से जो मेंस ने आपस में गेम खेला है वो कितना ज्यादा है? 52 ज्यादा है
किससे? कंडीशन में ये भी मेंशन है कि 2 वुमेन है और दोनों वुमेन ने हर मैन के साथ एक एक गेम खेला है। समझिए, अगर मेरे पास 5 मैन है, ठीक है, और 2 वुमेन है, तो पहला वाला क्या केस होगा कि मेरी जो पहली वुमेन है वो 5 मैन के साथ खेल ले, एंड दूसरा वाला केस होगा कि जो दूसरी वुमेन है वो भी 5 मैन के साथ खेल ले। तो अगर मेरे पास n मैन है तो पहली वाली वुमेन n मैन के साथ खेलेगी एंड दूसरी वाली वुमेन भी n मैन के साथ खेलेगी। तो टोटल वुमेन प्लेड विथ मैन इज 2 टाइम्स n। पहली वाली वुमेन ने n मैन के साथ खेला, दूसरी वाली वुमेन ने भी n मैन के साथ खेला, तो टोटल गेम्स कितने हो गए? 2n। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो nc2 माइनस 2n इज इक्वल टू 52। इसे सॉल्व करोगे आप, n आएगा n माइनस 1/2 माइनस 2n, ये हो गया 52। सॉल्व करेंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n इक्वल टू 52। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 52 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे हम इसे तो, अच्छा इसको ऐसे लिख लो डायरेक्टली। इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये होगा n इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 52। आप इसे ऐसे लिखो, 13 - 5। अच्छा, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अगर हम इसमें करते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n, ये तो n इंटू n माइनस 5 का वैल्यू हो गया 52। 52 के लिए अगर मैंने 10 डाला तो 10 आया, 10 माइनस 5 ये करेक्ट नहीं है। 11 डाला, 11 माइनस 5 ये भी करेक्ट नहीं है, नहीं आ रहा है। 12 डाला, 12 माइनस 5 ये भी करेक्ट नहीं है। 13 डाला, 13 इंटू 13 - 5, 13 - 5 अगर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज जो हम लोग ने मिस करी थी, अगर हम लोग ने यहाँ पर सब जगह 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 52 इंटू 2, तो ये हो गया 104। अब हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो हम लोग 13 पर थे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 - 5, 8। 8 3 ज़ा 24, तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Find the number of ways of choosing 2 red cards and 2 black cards from a pack of 52 playing cards। तो मेरे पास 26 रेड कार्ड्स है एंड 26 ब्लैक कार्ड्स है, ठीक है। तो हाउ आई कैन चूज 52 में से मुझे 26 रेड चूज करने एंड 2 रेड चूज करने एंड 2 ब्लैक। तो 26 में से मैंने 2 रेड चूज कर लिए एंड 26 में से मैंने 2 ब्लैक चूज कर लिए। बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 26 25 2, 26 25 2। आप ये करेंगे एलिमिनेट तो 13 आएगा, ये आएगा 13 आएगा। 144, 13 का स्क्वायर 169, 25 का स्क्वायर 625, 9 5 ज़ा 45। तो 45 वाला जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास दिख रहा है, ये वाला सी। ठीक है। The value of 10 CR divided by 11 CR when the numerator and denominator takes its greatest value। हम लोग ने पास्कल ट्राइंगल के बारे में सुना था, जैसे 1 होता है, फिर 1 1 1 2 1 1 3 3 1। तो आप इधर देखोगे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं वो पास्कल ट्राइंगल की वैल्यू से लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग मिडल में जा रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू भी मैक्सिमम तब होगा जब वो मिडल वाली वैल्यू से एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैं 10 CR की बात करूं तो इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब मेरा R का वैल्यू 5 होगा, तो दैट इज 10C5 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर मैं 11 CR की बात करूं तो 11 CR का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब मेरा R का वैल्यू 6 होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? 11C 6 पर। तो अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 10C5 11C6। तो ये हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और 11 से 6 को लिखेंगे 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये पार्ट एलिमिनेट हुआ। इस 11 को हम 11 इंटू 10 फैक्टोरियल एक्सेप्ट कर सकते हैं।
और इस 6 को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, ये 10 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, तो हमारे पास बच रहा है 6/11। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम लोग ने अपना बाइनोमियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 4th लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। एंड लास्ट लेक्चर में हम पूरा पीएनसी भी वाइंड अप कर देंगे। जो आपको लेक्चर नोट्स रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप शेयर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय।